नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा रिया कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आज से हम रीट लेवल फर्स्ट के लिए मैथ्स का स्पेशल बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज की पहली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा HCF और LCM। तो एक बार आप सभी प्यारे मित्रों को पुनः प्यार भरा नमस्कार। आइए हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले नए टॉपिक की। उसमें हम बात करेंगे HCF और LCM के बारे में। क्लियर है? देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है HCF। देखो, जब भी HCF की बात आएगी तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि HCF का मतलब क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो, हाईएस्ट का मतलब क्या हो गया? बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या। कॉमन का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ। और फैक्टर की जब बात आती है तो फैक्टर का मतलब क्या होगा? गुणनखंड। क्लियर है यहां तक? तो सिंपल सा आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि HCF का मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या। कॉमन का मतलब आ गया जो उभयनिष्ठ आता है, और फैक्टर आपका क्या कहलाएगा यहाँ पर? गुणनखंड। क्लियर है? देखिए, HCF को हम क्या कहेंगे? महत्तम समापवर्तक। और महत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? मैस है। ठीक है, तो ये जनरली बातें आपको ध्यान में रखनी है सभी को। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? मैस है। क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि HCF की परिभाषा क्या होती है। मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाए कि HCF यानी महत्तम समापवर्तक को परिभाषित कीजिए, तो आप लोग इसकी परिभाषा क्या ध्यान में रखोगे? देखो, दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को क्या करती है? पूर्णतया विभाजित करती है। क्लियर है? देखो, आपको जब भी HCF की आप लोग क्या पढ़ो परिभाषा, तो सिंपली आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतया क्या करती है? विभाजित करती है। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि आपको ऐसी एक बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं में पूरी बार चला जाए। क्लियर? अब देखो, जैसे एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि 12, 18 और 24 का आपको क्या बताना है? मैस है। देखो, तीन संख्याएं हैं, 12, 18 और 24। अब तीनों संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है? मैस है। क्लियर? तो आपको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिसका भाग 12 में, 18 में और 24 में, तीनों संख्याओं में पूरी बार चला जाए। तो ऐसी बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी? 6। क्योंकि आपको पता है कि 12 में, 18 में, 24 में 2 का भाग भी पूरी बार जाता है, तो 3 का भाग भी पूरी बार जाता है। परंतु मैंने आपसे ये कहा कि आपको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिसका भाग इन दी गई तीनों संख्याओं में पूरी बार चला जाए। तो वो संख्या कौन सी होगी? आपकी 6। यानी यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या आएगा? 6।
क्लियर है। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है वो है कि 36 और 12 दोनों संख्याओं का आपको क्या बताना है, मैस है। यानी दो संख्याएं हो गई आपके पास, एक हो गई 36 और एक संख्या कौन सी हो गई आपके पास 72। देखो 36 और 72 दोनों संख्याओं का आप क्या बताओगे, HCF। HCF का मतलब क्या हो गया आपका, मैस है। तो आपको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिसका भाग 36 में भी पूरी पूरी बार चला जाए और 72 में भी पूरी पूरी बार चला जाए। तो वो जो संख्या होगी आपकी कौन सी होगी, 36, क्योंकि 36 में 36 का भाग दिया तो एक बार, और 36 का भाग जब हम 72 में देते हैं तो वो कितनी बार जाता है, 2 बार। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे HCF यानी मैसे ज्ञात करने की विधियां। देखो मैसे को कौन कौन सी विधियों के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहली जो विधि आती है वो है आपके पास अभाज्य गुणनखंड विधि। यानी हम HCF मैसे को कौन सी विधि के माध्यम से ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए अभाज्य संख्या के बारे में। हमेशा आप लोग ध्यान रखना, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो केवल स्वयं से क्या होती है, विभाजित होती है, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। अर्थात आप लोग सिंपल सा ये ध्यान रखना कि ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक का और खुद का भाग जाता है, अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे अब हम ऐसी संख्याओं को लेंगे जो केवल स्वयं और एक से विभाजित होगी, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो वो आपके पास आ जाएगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस प्रकार से आगे तक। क्लियर है। तो ये वो सभी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। यहाँ आप सिंपली 2-3 प्रश्न याद रखना। आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी होती है, 2। सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या कौन सी होती है, 3। क्लियर है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। अब देखो सबसे पहली जो विधि हमारे पास आएगी HCF ज्ञात करने की, वो विधि कौन सी है, अभाज्य गुणनखंड विधि। क्लियर। आपको 3 संख्याएं दी गई है, 36, 12 और 72। अब इन तीनों संख्याओं के आपको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड करके फिर आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, इनका HCF। राइट। तो देखो 3 संख्याएं आ गई आपके पास, 36, 12 और 72। तीनों संख्याओं के पहले आप लोग क्या ज्ञात करोगे, अभाज्य गुणनखंड। 36 के अभाज्य गुणनखंड करते हो तो 36 में आप लोग 2 का भाग दोगे। देखो इकाई का अंक 6 आ रहा है, इकाई का अंक 6 आ रहा है, मतलब ये क्या है, एक सम संख्या। ठीक है। तो हम 2 का भाग देंगे। ध्यान रखना जब भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे, और वो भी छोटी से छोटी संख्याओं का भाग देते हुए हमारे को चलना है। क्लियर है। देखो 36 में 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 18 बार। 18 में 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 में 3 का भाग देंगे क्योंकि 9 एक विषम संख्या है, तो 2 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाता। भाग हम केवल उन्हीं अभाज्य संख्याओं का देंगे जिनका भाग पूरी पूरी बार जाएगा। ठीक है। अब देखो 9 में 3 का भाग दिया तो 3 बार, और 3 में 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 1 बार। क्लियर। इसी प्रकार अब देखो 12 में यदि हम 2 का भाग देते हैं तो जाएगा 6 बार। 6 में 2 का भाग दिया तो यह गया 3 बार। 3 में 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 1 बार। राइट। इसी प्रकार देखो 72
72 में 2 का भाग देंगे तो जाएगा 36 बार, 36 में 2 का भाग दिया तो ये गया 18 बार, 18 में 2 का भाग दिया तो 9 बार, 9 में 3 का भाग दिया तो 3 बार, और 3 में 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 1 बार। क्लियर है? देखो 36 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आ गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी प्रकार देखो 12 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आ गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। और 72 के जो हमने गुणनखंड किए वो आ गया आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है? तीनों संख्याओं के आपने क्या कर लिए यहाँ पर? अभाज्य गुणनखंड। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF। तो आप लोग क्या करोगे? ऐसी संख्याओं को ढूंढोगे जो तीनों में क्या आनी चाहिए? उभयनिष्ठ आनी चाहिए, मतलब कॉमन आनी चाहिए। देखो एक तो ये 2 आ गया, एक ये 2 आ गया, और एक क्या आ रहा है आपके पास? 3। इनके अलावा और कोई संख्या नहीं आ रही। तो एक तो आ गया 2, एक ये आ गया 2, और एक ये क्या आ गया आपके पास? 3। तो 2 दूनी 4, और 4 को 3 से गुणा किया तो 4 तिया 12। ठीक है? तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या आ जाएगा? 12। क्लियर? इसी प्रकार देखो आपको दो संख्याएं दी गई है 26 और 91। 26 और 91 का आपको क्या ज्ञात करना है? मैस है, राइट। तो देखो जब आप 26 और 91 का मैस से ज्ञात करोगे, यानी 26 और 91 के पहले आपको क्या करने पड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 26 में आप 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 13 बार, और 13 में 13 का भाग दोगे तो 1 बार। यानी आपके पास 26 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो कितने आ जाएंगे? 2 इंटू 13, क्योंकि आपको पता है 13 दूनी क्या होता है? 26। इसी प्रकार देखिए यदि आप 91 के अभाज्य गुणनखंड करते हो तो 91 में आप भाग दोगे किसका? 7 का। ध्यान रखना 91 में 2 का भाग नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि 91 में क्या है? एक विषम संख्या, इकाई का अंक 1 है। जिन संख्याओं का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए उनमें कभी भी 2 का भाग नहीं जाता है, क्योंकि वो सभी क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है। 2 का भाग केवल उन्हीं संख्याओं में पूरी बार जाता है जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आदि में से कोई एक हो, राइट। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखना, यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, ठीक है, तो उस संख्या में 3 का भाग पूरी बार जाता है। जैसे 91 है, 91 के अंक हो गए 9 और 1। 9 को और 1 को जोड़ते हो तो कितने आते हैं? 10। आपको पता है 10 में 3 का भाग पूरी बार नहीं जाता, तो 91 में भी 3 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा। 2 और 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 5। 5 का भाग केवल उन्हीं संख्याओं में जाता है जिनका इकाई का अंक 0 और क्या जाए? 5। तो मतलब 91 में भी किस 5 का भाग नहीं जाएगा। जब 7 का भाग हम 91 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 13 बार, यानी 13 साते 91, राइट। तो यहाँ 26 और 91 का जो HCF होगा, यानी 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? ये 13, 13। तो यहाँ 26 और 91 का जो मैस आएगा वो कितना हो जाएगा? 13 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद करूँगा यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम ये हमने पढ़ा HCF ज्ञात करना, और वो भी कौन सी विधि के माध्यम से? अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से। देखिए इसके बाद जो दूसरी विधि हमारे पास आएगी, क्लियर, वो दूसरी विधि कौन सी आएगी? डिवीजन मेथड, यानी हम पढ़ेंगे भाग विधि के माध्यम से HCF यानी मैस से ज्ञात करना। क्लियर दोस्तों? चलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको
भाग विधि के माध्यम से में से ज्ञात करना हो तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रश्न में देखो कि आपको संख्याएं 2 दी गई है या संख्याएं 3 दी गई है। यहाँ जो पहला प्रश्न है उसमें आपको 2 संख्याएं दी गई है और 2 संख्याएं कौन कौन सी होगी, 280 और 735। ये 2 संख्याएं आ गई आपके पास में, कौन कौन सी है, 280 और 735। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं का देखो आपको क्या ज्ञात करना है, में से यानी HCF। और में से जो आप ज्ञात करोगे प्यारे मित्रों, वो में से कौन सी विधि के माध्यम से आप ज्ञात करोगे, यहाँ पर भाग विधि यानी डिवीजन मेथड के माध्यम से। तो आपको देखो क्या करना है, दोनों संख्याओं में देखना है छोटी संख्या कौन सी है, 280। तो छोटी संख्या का आप भाग दोगे किसमें, बड़ी संख्या में। बड़ी संख्या कौन सी आ गई यहाँ पर, 735। ठीक है, चलो छोटी संख्या का भाग दो, 280 का भाग दोगे 735 में, तो आपको पता है कि 280 का भाग 735 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। यह आ जाएगा आपके पास में 560। जब 735 में से आप 560 को घटाओगे तो यह आपके पास बचेगा 175। ठीक है, अब ध्यान से समझिए आप मेरी बात को। आपको इस प्रक्रिया को कब तक दोहराते हुए चलना है, जब तक यहाँ आपके पास शेषफल में क्या नहीं आ जाए, 0। क्लियर, देखो समझो, 2 संख्याएं आपको दी गई है, 280 और 735। आप क्या देखोगे कि छोटी संख्या का भाग देना है किसमें, बड़ी संख्या में। आपको पता है सर छोटी संख्या कौन सी है, 280। तो चलो 280 का भाग दे दो किसमें, 735 में, राइट। जब 280 का भाग 735 में देते तो कितनी बार जाता है, 2 बार। और शेषफल कितना बचा, 175। अब शेषफल 0 नहीं आया तो फिर 175 का भाग किसमें देंगे, 280 में। अब 175 का भाग हमने दिया 280 में, तो 175 का भाग जब 280 में दोगे तो ये जाएगा आपके पास कितनी बार, 1 बार। यह आ गया 175। 280 में से आपने 175 घटाया तो यह आपके पास बच जाएगा 105, राइट। अब 105 का भाग फिर आप किस में दोगे, 175 में, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, इस प्रक्रिया को कब तक दोहराते हुए चलना है, जब तक हमारे पास शेषफल में क्या नहीं बच जाए, 0, राइट। अब देखो 105 का भाग देंगे हम प्यारे दोस्तों किसमें, 175 में, राइट। जब 175 में 105 का भाग देंगे तो ये जाएगा 1 बार। 175 में से यदि हम 105 को घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, 0, 70 बचेगा। 70 का भाग फिर हम किस में देंगे, 105 में। देखो 70 का भाग दिया हमने 105 में, तो ये जाएगा 70 एकम 70, यानी 70 जब हमने घटाया तो हमारे पास कितने बचे, 35। अब 35 का भाग वापस किस में दे देंगे हम, 70 में, राइट है। तो देखो 35 का भाग जब आप 70 में देते हो, क्लियर, तो 35 का भाग 70 में कितनी बार जाता है, 2 बार। ठीक है, यानी 35 का भाग देंगे हम 70 में तो ये जाएगा 2 बार। 70 में से 70 गया तो 0, यानी कौन सी संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ, 35 का। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 35। यानी 35, 35 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 280 और 735 दोनों संख्याएं पूर्णतया क्या होती है, विभाजित होती है, राइट। इसी प्रकार देखो 3 संख्याएं आपको दी गई है, 18, 24 और 87। अब तीनों संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर
तीनों संख्याओं का आपको ज्ञात करना है HCF, वो भी कौन सी विधि से? भाग विधि से। देखो जब इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, आपको कितनी संख्याएं दी गई है? 3 संख्याएं। जो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है उसको तो एक तरफ कर दो, यानी आप कहोगे सर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 87। मैंने कहा 87 को एक तरफ रखो। अब 2 संख्याएं देखो, आप कहोगे सर दो जो संख्याएं हैं वो है हमारे पास 18 और 24। क्लियर है? पहले आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना, फिर जो आंसर आएगा उसका भाग हम किस में देंगे? 87 में, और फिर हमारा फाइनली आंसर प्राप्त होगा हमें। राइट? देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, 18 और 24 का HCF निकालोगे भाग विधि के माध्यम से। तो मैंने आपको क्या बताया कि छोटी संख्या का भाग देना हमें किसमें? बड़ी संख्या में। तो आप ये कहोगे कि सर छोटी संख्या 18 है और बड़ी संख्या कौन सी है? 24। तो हम 18 का जो भाग है दोस्तों वो किस में देंगे? 24 में। तो ये जाएगा 18 एकम 18, और जैसे आपने 24 में से 18 घटाए तो कितने बच गए आपके पास? 6। 6 का भाग दोगे 18 में। जब 6 का भाग आप 18 में दोगे तो 6 का भाग देखो 18 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 36 18, 18 में से 18 गए तो 0, यानी कौन सी संख्या का भाग देने पर 0 आया? 6 का। ठीक है? तो आप ये कहोगे कि सर 18 और 24 दोनों संख्याओं का जो HCF है वो कितना प्राप्त हो गया हमारे को? 6। अब इस 6 का भाग देंगे हम तीसरी संख्या में जो सबसे बड़ी है, किसमें? 87 में। चलो देखो जैसे ही आप 6 का भाग 87 में दोगे, राइट, तो 6 का भाग 87 में जाएगा, देखो कितनी बार? 6 एकम 6, बचे कितने? 2, 6 चौके 24, यानी 3। कितनी बार गया? 14 बार। राइट? 6 का भाग 87 में दिया, कितनी बार गया? 14 बार। शेषफल क्या प्राप्त हुआ हमारे को? 3। तो मैंने आपको यही चीज बताई थी कि आपको इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते हुए चलना है जब तक आपके पास शेषफल में क्या प्राप्त नहीं हो जाए? 0। तो देखो अब हम 3 का भाग किस में देंगे बताओ? 3 का भाग देंगे 6 में, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 3 दूनी 6, 6 में से 6 घटा दिया, बताओ क्या प्राप्त हुआ आपको? 0। यानी कौन सी संख्या का भाग देने पर 0 आया? 3 का। तो 3 आपका क्या हो जाएगा? फाइनली करेक्ट आंसर। यानी आप कहोगे कि सर 18, 24 और 87 का जब हम महत्तम समापवर्तक भाग विधि के माध्यम से ज्ञात करते हैं तो हमें फाइनली आंसर क्या प्राप्त होता है? 3। क्लियर है? तो ये हमने पढ़ी दूसरी विधि, जो कौन सी आई है आपके पास? भाग विधि। क्लियर है? ये तो हमने पढ़ लिया साहब HCF। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं LCM की। देखो LCM और HCF दोनों में डिफरेंस क्या है, इस चीज को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, LCM प्यारे मित्रों, LCM का मतलब होता है लेस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है? यानी आप कहोगे लिस्ट का मतलब हो गया छोटी से छोटी संख्या। कॉमन आपका क्या हो गया? ओबेनिस्ट। और मल्टीपल आपका क्या होता है प्यारे मित्रों? गुणज। क्लियर है? चलो अब देखो ध्यान से आगे, दोनों बातें आ गई आपके पास। LCM का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी आप कहोगे लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है? लघुत्तम समापवर्ती, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे दोस्तों? लेसे। ये बातें आप लोग ध्यान रखना। क्लियर? लेसे लघुत्तम समापवर्ती
लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM, राइट। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे LCM यानी लसागु की परिभाषा। देखो डेफिनेशन क्या होती है, दो या दो से अधिक संख्याओं का लसागु वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतया क्या होती है, विभाजित होती है। इसी चीज को ध्यान से समझ लेना। मेन चीज है कि LCM और HCF दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ध्यान से सुनना, मैंने परिभाषा क्या बोली आपके सामने, दो या दो से अधिक संख्याओं का LCM वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतया क्या होती है, विभाजित होती है। क्लियर। देखो तो आप सिंपल सा कह सकते हैं कि हमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरी बार जाना चाहिए। ओके, अब देखो एग्जाम्पल है साहब, 6, 8 और 12 का LCM बताओ। कुछ नहीं करना, 80 छोटी संख्या ढूंढो जिसके अंदर 6 का, 8 का, 12 का पूरी बार भाग जाना चाहिए। तो वो जो संख्या आएगी दोस्तों वो कौन सी होगी, 24। बताओ 24 कैसे आएगी, क्योंकि आपको पता है 12 का भाग 24 में दोगे 2 बार, 8 का भाग 24 में दोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 6 का भाग 24 में दोगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, राइट। तो तीनों संख्याओं का यहाँ पर जो LCM होगा यानी लघुत्तम समापवर्त्य, ये क्या हो जाएगा आपका 24। इसी प्रकार देखो, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 5, 20 और 30 तीन संख्याएं हैं, समझना यार ध्यान से, 5, 20 और 30। अब तीनों संख्याओं का साहब आपको क्या ज्ञात करना है, LCM। तो आप क्या कहोगे, सर हम ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढेंगे जिसमें 5 का, 20 का और 30 का भाग तीनों का पूरी बार जाना चाहिए। तो बताओ भाई वो संख्या कौन सी होगी। मैंने कहा यार 30 में 30 का भाग जाता है, 30 में 5 का भी भाग जाता है, लेकिन 20 का भाग 30 में नहीं जाता। एक काम करो, 60 को उठाओ। देखो 5 का भाग जाएगा 60 में कितनी बार, 12 बार। 20 का भाग जाएगा 60 में कितनी बार, 3 बार। तो 30 का भाग जाएगा 60 में कितनी बार, 2 बार। तो तीनों संख्याओं का जो LCM होगा वो आपका क्या आ जाएगा, 60। यानी यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा होगा, 60। उम्मीद करूँगा यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। इसके बाद देखो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों लसागु यानी LCM ज्ञात करने की विधियां। ओके, देखो जिस प्रकार हमने लसागु को 2 विधियों के माध्यम से ज्ञात किया था, ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, लसागु को भी 2 विधियों के माध्यम से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली जो विधि आती है अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो आपको क्या करने पड़ेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपको संख्याएं दी गई है उनके अभाज्य गुणनखंड करोगे, और अभाज्य गुणनखंड करके फिर आपको क्या ज्ञात करना है, LCM। चलो 3 संख्याएं आपको दी गई है, 6, 8 और 12। तीनों संख्याओं का आपको दोस्तों क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड। तो फटाफट कर दीजिए। 6 के देखो अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 × 3। 8 के आ जाएंगे 2 × 2 × 2। 12 के आ जाएंगे 2 × 2 × 3। क्लियर है। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। तो 2 × 3 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात 1 × 3 की घात 1, 2 की घात 3, 2 की घात 2 × 3 की घात 1। समझना आप लोग ध्यान से सुनो, 2 भी एक बार आ रहा है, 3 भी एक बार आ रहा है। तो आपने क्या लिखा, 2 की घात 1 × 3 की घात 1। इसी प्रकार देखो यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। मैंने क्या लिखा, 2 की घात 3। यहाँ चेक कीजिए 2 कितनी बार आया, 2 बार। 3 कितनी बार आया, 1 बार। तो आपने क्या लिखा, 2 की घात 2 × 3 की घात 1। क्लियर।
वेरी गुड। अब देखो यहां आपको क्या ध्यान में रखना है, सुनो मेरी बात ध्यान से। आप क्या कर रहे हो, अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से लेसे को आप सोल्व कर रहे हो, तो उन संख्याओं को उठाओ जिनकी घात अधिकतम है। समझना आप लोग ध्यान से, यही मिलेगा आपको फाइनली आंसर। देखो 2 की घात 1, 2 की घात 3, 2 की घात 2, 2 कितनी जगह आ रहा है, 3 जगह। 2 की घात 1, 2 की घात 3, 2 की घात 2, तो सबसे बड़ी कौन सी है, 2 की घात 3, मतलब इसको उठा लो 2 की घात 3। अब देखो यहां नहीं है 3 की घात 1, 3 की घात 1, दोनों जगह समान संख्या आ रही है। 3 की घात 1 केवल एक को लिखना है, आपने क्या लिखा, 3 की घात 1। चलो बोलो 2 की घात 3 का मतलब हो गया, देखो कई बार आप लोग गलती क्या करते हो, जिसे 2 की घात 3 लिखा तो जल्दबाजी में आप क्या करते हो, 2 तिया 6, वो गलत हो जाता है। 2 की घात 3 का मतलब होता है कि 2 को कितनी बार लिख के गुणा करोगे आप दोस्तों, 3 बार। तो आपने कहा सर देखो हमने 3 बार लिखा और गुणा कर दिया। इसी प्रकार 3 की घात 1 मतलब 3 को कितनी बार लिख के गुणा करो, 1 बार। तो बोलो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। 24 आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, करेक्ट आंसर। इसी प्रकार देखो 3 संख्याएं दी गई है आपको, 15, 25 और 60, ठीक है। तीनों संख्याओं का क्या ज्ञात करोगे आप, लेसे। ठीक इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। पहले तीनों संख्याओं के आप क्या निकालोगे, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 15 को जब हम सोल्व करते हैं तो आपको पता है कि 3 × 5, 3 पंजे 15। 25 के आप करते हो तो प्यारे मित्रों ये आ जाएंगे 5 × 5 पचम 25। देखो अगर इन चीज़ों में भी आपको दिक्कत आती है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ ज़रूर। मैं आपकी प्रत्येक चीज़ को देखकर उसका सॉल्यूशन करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल 0 लेवल से लेकर चल रहा हूँ और बिल्कुल हाई लेवल तक हम पढ़ेंगे। तो कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ ज़रूर, ठीक है। चलो 15 के भी हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, 25 के भी कर लिए, 60 के अगर हम करेंगे तो देखो आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। ओके देखो 3 × 5 को बताओ आप क्या लिखोगे, 3 की घात 1 × 5 की घात 1। इसी प्रकार 5 × 5 को लिखोगे 5 की घात 2, 2 × 2 को लिखोगे 2 की घात 2 × 3 की घात 1 × 5 की घात 1। ध्यान देना मेरे प्यारे मित्रों, यही आएगा आपका फाइनली आंसर। समझो 15, 25, 60 तीन संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है। देखो एलसीएम कैसे निकालोगे आप, समझो 3 की घात 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ 3 की घात 1 है। समझो आप ध्यान से, यहाँ भी 3 की घात 1, यहाँ भी 3 की घात 1, मतलब दोनों जगह समान संख्या आ रही है, केवल एक को लिखना है आपको, 3 की घात 1। चलो फिर देखो 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 1, तीनों में बड़ी संख्या कौन सी है, बोलो 5 की घात 2। 5 बड़ी को लिखना है, 5 की घात 2 को, घात बड़ी होनी चाहिए मतलब संख्याओं की। यहां देखो कहीं पे भी 2 नहीं आ रहा, यहां कहीं पे भी 2 नहीं आ रहा, केवल यहां पे आ रहा है 2 की घात 2, तो जो सबसे लगाती है उसको भी आपको लिखना है, यानी आ जाएगा 2 की घात 2। 3 की घात 1 का मतलब हो गया 3, 5 की घात 2 का मतलब हो गया 25 × 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 25 को किससे गुणा कर दोगे आप, 12 से। तो 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30, यानी 300 आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, करेक्ट आंसर, राइट। देखो यहां एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर एचसीएफ वो आपसे पूछता ना, देखो एचसीएफ, तो एचसीएफ में आप केवल उसी संख्या को उठाते जो तीनों में कॉमन आ रही है। जैसे यहां पे देखो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, देख लो, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो केवल ये जो 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 आपका क्या हो जाता, एचसीएफ। यहां चेक करो, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 है,
तीनों में कॉमन नहीं आ रहा, 3 नहीं हो सकता, 2 तीनों में नहीं आ रहा, नहीं हो सकता। समझो 5 की घात 2 आ रही है, 5 की घात 1 आ रही है, 5 की घात 1 आ रही है, मतलब तीनों में कॉमन क्या आ रही है, 5 की घात 1। तो 5 की घात 1 का मतलब क्या हो जाता, 5। तो इस प्रश्न का यदि वो आपसे पूछता HCF तो आपका आंसर क्या होता, 5। ध्यान रखना HCF जब भी पूछेगा तो छोटी घात वाली संख्याओं को देखते हैं जो कॉमन आती है तीनों में, और एलसीएम अगर आपसे पूछता है तो आपको इस प्रकार उसको सॉल्व करना है, राइट। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल नो टेंशन होकर मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, राइट। मैं सॉल्यूशन करूंगा उसका। चलो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने सीखा लैसे ज्ञात करना, और वो भी कौन सी विधि के माध्यम से दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से। इसी को आगे जारी रखते हुए अब हम पढ़ेंगे एलसीएम ज्ञात करने की दूसरी विधि, जो कौन सी आती है दोस्तों, भाग विधि, यानी आपका डिवीजन मेथड। ओके चलो, 2 प्रश्न आपको दिए हुए हैं, एक प्रश्न आपको मैं सोल्व करा देता हूं। उम्मीद है मुझे दूसरा क्वेश्चन आप लोग सोल्व करोगे और उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे जरूर, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए आप एक ही बार में, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। जैसे 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट, और 2 क्वेश्चन कौन कौन से हो गए आपके पास। देखो पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको कितनी संख्याएं दी गई है, 4 संख्याएं दी गई है, 16, 24, 36 और 54। इन चारों संख्याओं का दोस्तों आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। और वो भी आप कौन सी विधि के माध्यम से ज्ञात करोगे बताओ, वो आप ज्ञात करोगे प्यारे मित्रों कौन सी विधि के माध्यम से, भाग विधि के माध्यम से। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे HCF पूछता है तो आप संख्याओं को अलग अलग लिखकर सॉल्व करते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपसे LCM पूछे तो आपको क्या करना है, चारों संख्याओं को एक जगह लिखना है, और चारों संख्याओं को एक जगह लिखकर फिर उनके आपको क्या करने हैं प्यारे मित्रों, अभाज्य गुणनखंड। देखो कैसे, 16, 24, 36 और 54, चारों को मैंने देखो एक जगह लिखा। अब करो अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग दोगे 16 में जाएगा 8 बार, 24 में देंगे 12 बार, 36 में देंगे 18 बार, 54 में देंगे 27 बार। फिर 2 का भाग देंगे 4 बार, 6 बार, 9 बार, 27 में नहीं जाएगा, 27 को ऐसे कैसे उतारना है, ध्यान रखना पहले छोटी से छोटी संख्या का भाग देते हुए चलना है। 9 में नहीं जाता, 9 को आप ऐसे कैसे उतारोगे, 27 को भी ऐसे कैसे उतार दोगे। फिर 2 में 2 का भाग दिया तो 1 बार, 3, 9, 27। अब दो 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 नाम 27। कब तक देते हुए चलना है, जब तक सबके लास्ट में क्या नहीं आ जाए, शेषफल 1। 3 तिया 9, फिर 3 का भाग दोगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, राइट। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। यह आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 9 तिया 27। जैसे आप 16 को 27 से गुणा करोगे आपका क्या आ जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर। ओके, इसी प्रकार देखो 4 संख्याएं दी गई है आपको दोस्तों, 25, 60, 75 और 80। कौन कौन सी है बताओ, 25, 60, 75 और 80। इन चारों संख्याओं का आपको बताओ क्या सोल्व करना है, ठीक है। तो चारों संख्याओं का आप लोग सोल्व करोगे एलसीएम। तो आपको चारों संख्याओं को एक साथ लिखकर पहले क्या ज्ञात करने, इनके अभाज्य गुणनखंड। देखो 25 में 2 का भाग नहीं जाता, 25 में 3 का भाग भी नहीं जाता, 25 में डायरेक्टली किसका भाग जाएगा, 5 का। तो आप ये मत करना कि सीधे ही 5 का भाग दे दो, नहीं, पहले आप चेक करो 60 है, बताओ 60 में 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता, जाता है। किसी भी एक संख्या में अगर छोटी संख्या का भाग देना है तो आपको छोटी का ही भाग देना है, हमेशा याद रखना। छोटी से छोटी संख्या का भाग देते हुए आप आगे बढ़ोगे। तो अगर मैं 2 का भाग देता हूँ, 25 में नहीं जाता, 25 को आपने ऐसे कैसे उतार दिया, 60 में दिया तो 30 बार, 75 को भी आपने ऐसे कैसे उतार दिया, 80 में दिया तो कितनी बार जाएगा, 40 बार।
फिर 2 का भाग दिया, 25 में नहीं जाता, 30 में दिया 15, 75 ऐसे कैसे आ जाएगा, 40 में दोगे 20 बार, 20 में फिर 2 का भाग दोगे, 25 ऐसे कैसे आ जाएगा, 15 भी आपका आ जाएगा, 75 भी आ गया, 20 में दिया 10 बार, फिर 2 का भाग दीजिए, 25 है, 15 है, 75 है, सब 5 आ गया। देखिए और समझना आप लोग थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को, 15 आ गया, 15 में डायरेक्टली 5 का भाग मत देना, 15 में आपको पता है पहले कौन सी संख्या का भाग जाएगा, 3 का, तो ध्यान रखना छोटी से छोटी संख्या का भाग आपको देते हुए चलना है। देखो 25 आपका ऐसे कैसे आ जाएगा, 15 में दोगे 5 बार, 75 में आप जब 3 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार, राइट, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और ये 5 ऐसे कैसे आ गया। अब सभी संख्याओं में किसका भाग जाएगा दोस्तों, 5 का, तो 5 25, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, और ये आ गया 5 एकम 5 1, 5 एकम 5 1, राइट। तो सभी संख्याओं को आप लोग क्या कर दोगे, इनको गुणा, तो ये आ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 25, 25 तिया 75, 16 को आप जैसे ही दोस्तों 75 से गुणा करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका फाइनली करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, जिसको आप लोग सॉल्व करोगे और उसका जो भी आंसर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है मुझे। ठीक है, कुछ संख्याएं हैं आपके पास, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 20, 30, 60 और 45, ये 4 संख्याएं मैंने आपको दी है। ठीक है, चारों संख्याओं का आपको क्या बताना है प्यारे मित्रों, एलसीएम। आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर उसमें लिख के बताना कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर, राइट। आगे बढ़ता हूं अब मैं, देखिए दोनों चीजें हमारी क्लियर हो गई। एक तो बताओ हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा एचसीएफ, एक हमने क्या पढ़ा, एलसीएम। दोनों चीज़ों को हमने ज्ञात कर लिया, 2 विधियों के माध्यम से हमने उनको सॉल्व किया, अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से और भाग विधि के माध्यम से, राइट। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, चलो। अब आपको दिया गया है प्यारे मित्रों अपवर्त्य। देखो या तो आपको देगा अपवर्त्य या आपको वो क्या देगा, गुणज। ध्यान रखना दोनों का मतलब एक ही होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल, राइट। देखो अपवर्त्य और गुणज दोनों का मतलब एक ही होता है हमारा, मल्टीपल। इसका मतलब क्या होता है, आप डायरेक्ट उदाहरण से समझिए, आपको कुछ नहीं याद रखना है इसमें। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि 5 के प्रथम 4 गुणज। समझना प्यारे मित्रों इस चीज को आप लोग ध्यान से, मैंने आपसे क्या पूछा, 5 के प्रथम 4 गुणज बताओ, यानी 5 का शुरू का 4 गुणज बताना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप ऐसी संख्याओं को उठाओ जिनमें 5 का भाग पूरी पूरी बार जाता है। तो 5 में जाएगा, 10 में जाएगा, 15 में जाएगा, 20 में जाएगा। बताओ 5 के प्रथम 4 गुणज कौन कौन से आ जाएंगे, 5, 10, 15 और 20, राइट। इसी प्रकार मान के चलो मैं आपसे कहूं 7 के गुणज बताओ, तो आप क्या कहोगे, 7 के गुणज हो जाएंगे कि 7 का भाग कौन कौन सी संख्याओं में पूरी पूरी बार जाता है। 7 का भाड़ा लिख दो, कहानी खत्म। आप कहोगे 7 में, 14 में, 21 में, 28 में, ठीक है, 35 में, 42 में, इस प्रकार से। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है, गुणज। ओके, अब आपके पास आता है देखो अपवर्त्य यानी गुणज, तो अब आएगा समापवर्त्य यानी सार्व गुणज। सार्व का मतलब क्या होता है बताओ, कॉमन। कॉमन यानी जो सभी में क्या आता है, समान आता है, राइट। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूंगा 10 और 15 के
सार्वगुणज बताओ। समझना प्यारे दोस्तों इस चीज को आप लोग ध्यान से। मैंने क्या पूछा आपसे, 10 और 15 के आपको सार्वगुणज बताने हैं, मतलब ऐसे गुणज बताओ जो दोनों में कॉमन आ जाए, यानी जिसमें 10 का भाग जाए तो 15 का भाग भी जाना चाहिए। आपको पता है 20 लेता हूं तो 20 में 10 का भाग जाता है, 15 का नहीं जाता, यानी आपका क्या आएगा बताओ 30। देखो 30 में 10 का भाग भी जाता है तो 30 में 15 का भाग भी जाता है। सिंपली 30, 60, 90, 120, इस प्रकार से आगे तक बढ़ते जाओगे। तो यह आपका क्या कहलाएगा, समापवर्त्य। यानी समापवर्त्य का मतलब क्या हो गया प्यारे मित्रों, सार्वगुणज। देखिए एक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज, पहले तो आपको क्या बताना है बताओ, 12 और 16 का न्यूनतम यानी कम से कम सार्व क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए, और वो भी आपका क्या होना चाहिए, गुणज। देखो प्यारे दोस्तों सिंपली बात है यार, ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढ लो जिसमें 12 का और 16 का भाग पूरी पूरी बार जाना चाहिए। मतलब छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है, यानी एलसीएम। 12 और 16 का आप क्या निकालो, एलसीएम। वही बात आ गई, कैसे भी समझ लो आप। 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज पूछ रहा है, मतलब छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है। तो ये आपसे कहना चाह रहा है कि भाई साहब ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढ कर बताओ जिसमें 12 का और 16 का दोनों संख्याओं का भाग पूरी पूरी बार चला जाए। तो बताओ वो संख्या कौन सी होगी जिसमें 12 का और 16 का दोनों का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। तो आप ये कहोगे कि सर वो जो संख्या होगी 48 आएगी, 48। ठीक है, क्योंकि 12 का भाग 48 में जाएगा 4 बार और 16 का भाग 48 में जाएगा कितनी बार, 3 बार। इसी प्रकार देखो 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज, यानी 10 और 15 का आपको क्या बताना है, एलसीएम। सिंपली ये बताओ क्या आएगा, 30। दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। मतलब 48 को किससे गुणा कर दोगे, 30 से, आपका क्या आ जाएगा फाइनली करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास बात आती है दोस्तों अपवर्तक, जिसको हम क्या कहते हैं, गुणनखंड। समापवर्तक जिसको हम क्या कहते हैं, गुणज। ठीक है, अपवर्तक यानी गुणनखंड आपका क्या कहलाएगा, फैक्टर। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं 12 के सभी, अच्छा एक बात आप लोग ध्यान से सुनो, थोड़ा सा ध्यान देना प्यारे दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, और दोनों आपको आना जरूरी है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो बिल्कुल भी। चलो देखो 12 के सभी गुणनखंड, और देखो एक चीज में क्या लिख रहा हूं, 12 के अभाज्य गुणनखंड। ध्यान देना इस चीज के ऊपर, यह है इंपॉर्टेंट बात। दो अलग अलग प्रश्न तैयार हो गए यहां से आपके। एक तो मैंने पूछा, यहां मैंने आपसे पूछा अपवर्तक यानी गुणनखंड फैक्टर क्या होता है। समझो दोस्तों 12 के सभी गुणनखंड में आपसे पूछ रहा हूं, तो आपको ऐसी संख्याएं बतानी है जिनका सबका भाग 12 में पूरी पूरी बार जाता है। आप कहोगे सर 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है और 12 का भाग जाता है। समझ लेना मेरी बात को ध्यान से। मैंने आपसे यहाँ क्या कहा यार, मैंने 12 के आपसे क्या पूछे हैं, सभी गुणनखंड पूछे हैं। तो सभी गुणनखंड में आप क्या बताओगे, वो सभी संख्याएं बताओगे जिनका भाग 12 में पूरी पूरी बार जाएगा। 12 में 1 का भाग भी जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 12 में 12 का भाग भी पूरी पूरी बार जाएगा। क्लियर। चलो फिर आप कहोगे सर बताओ अभाज्य गुणनखंड में क्या फर्क है। अब मैंने कहा 12 के आपको अभाज्य गुणनखंड बताना है,
तो भाई साहब आप इस प्रकार से करोगे कि 12 में 2 का भाग दिया 6 बार, 6 में 2 का भाग दिया 3 बार, 3 में 3 का भाग दिया 1 बार। बताओ आपका आंसर क्या आएगा? 2 2 3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तो होते हैं सभी गुणनखंड, ये क्या कहलाते हैं? आपके अभाज्य गुणनखंड। इस चीज को विशेष ध्यान से समझ लेना, ठीक है? सभी गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। नेक्स्ट देखो, इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो अब देखो अपवर्तक के बाद क्या आ जाएगा? समापवर्तक, ठीक है? समापवर्तक का मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉमन फैक्टर। और कॉमन फैक्टर बताओ आप क्या, कॉमन फैक्टर क्या कहलाएगा यहां पर? जो आपका दोनों में समान आएगा। ओके, चलो समापवर्तक बताना है आपको। कॉमन फैक्टर मान लीजिए साहब मैंने कोई 2 संख्याएं उठाई, 25 ले ली साहब, और कौन सी ले ली? 15। तो प्यारे दोस्तों आप लोग ध्यान से सुनो मेरी बात को, ठीक है? वो भी मजे से। देखो यार, अपने को ऐसी संख्याएं बतानी है जिनका भाग 25 में और 15 में दोनों में पूरी पूरी बार जाना चाहिए। मतलब कॉमन आपको फैक्टर बताना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, राइट? चलो बोलो जल्दी से। 1 का भाग दोनों में जाता है कि नहीं जाता भाई? जाता है। और किसका जाता है? 5 का भाग देखो 15 में जाता है, तो 25 में भी जाता है मेरे हिसाब से। और कोई भी संख्या नहीं है, क्योंकि आप दिमाग लगाओ, 15 में 3 का भाग देते हो तो 25 में नहीं जाता, ठीक है? और 15 में 15 का भाग देते हो तो 25 में नहीं जाता, यानी आ जाएगा 1 और 5, कॉमन फैक्टर, राइट? ये जनरली बातें आप लोग ध्यान रखना। अब देखो एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 45 के सभी गुणनखंडों का क्या ज्ञात करना है आपको? योग। समझिए दोस्तों, यहाँ भी 2 क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। एक तो मान लो आपसे पूछे कि 45 के क्या बताने हैं आपको? सभी गुणनखंड। तो आप क्या कहोगे कि ऐसी सभी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका भाग 45 में पूरी पूरी बार जाता है। अगर मान लो वो आपसे ये पूछता कि आपको क्या बताना है? 45 के अभाज्य गुणनखंडों का योग। देखो 45 के अभाज्य गुणनखंडों का योग। बोलो आपको क्या बताना है? 45 के अभाज्य गुणनखंडों का योग बताना है। तो आप क्या करोगे? 45 के अभाज्य गुणनखंड निकालोगे। देखो 45 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 में 3 का भाग दिया 5 बार, 5 में 5 का दिया तो 1 बार। तो यह आ जाएगा दोस्तों 3 3 और 5। देखो 3 3 9, 9 पंजे 45। अब गुणनखंडों का योग करना, आप सीधा सा कहोगे सर 3 और 3 6, 6 में 5 जोड़ दिया, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया? 11 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये जो आपने सॉल्व किया वो क्या था मित्रों? 45 के अभाज्य गुणनखंडों का योग। अब मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं बताओ? 45 के सभी गुणनखंडों का योग। सभी गुणनखंड निकाल दीजिए। बताओ 45 में 1 का भाग जाता है, 45 में 3 का भाग जाता है, 45 में 5 का भाग भी जाता है, 6 का नहीं जाता, 7 का नहीं जाता, 9 का जाता है, 10 का नहीं जाता, 11 का नहीं जाता, 12 का भी नहीं जाता, 13 15 का जाता है ना 15 का। और 15 के बाद में फिर किसका जाता है? 45 का। तो उसने पूछा 45 के सभी गुणनखंडों का योग। आपको कुछ नहीं करना, 1 को, 3 को, 5 को, 9 को, 15 को और 45 को, सबको क्या कर देना है? जोड़ देना है, ठीक है? इन सबको आप जोड़ देना, जो फाइनली आंसर आएगा वही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। इसी प्रकार देखो अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? मैंने ये चीज आपको पहले से बता दी कि वह गुणनखंड जो कौन सी संख्याओं के माध्यम से किए जाएंगे? अभाज्य संख्याओं के माध्यम से। अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर, राइट? प्राइम
नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होती है? अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती है, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। राइट, इसके बाद देखो दोस्तों, अब हम आगे बात करें तो एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखो, दो प्रश्न आ गए आपके पास, सॉल्व करो। संख्या 720 के अभाज्य गुणनखंड है। यानी दोस्तों आपको संख्या 720 के क्या करना है प्यारे मित्रों? अभाज्य गुणनखंड। देखो तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछता है तो आपको इस प्रकार से लिखना है 720, और अब स्टार्ट कर दीजिए आप अभाज्य गुणनखंड करना। बताओ, इकाई का अंक 0 आ रहा है, मतलब किसका भाग जाएगा? 2 का। तो यह आ जाएगा 2 तिया 6, 2 छक्की 12, 360, फिर 2 का भाग दोगे, 2 एकम 2, 2 अंटे 16, 180, फिर आपने 2 का भाग दिया 90, 90 में 2 का भाग दिया 45, 45 में 3 का भाग दिया 15, 15 में 3 का भाग दिया 5, 5 में 5 का भाग दिया तो 1। राइट, तो बताओ 720 के अभाज्य गुणनखंड जो है वो आपके पास क्या आ जाएंगे दोस्तों? आप कहोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, आपका क्या हो जाएगा? फाइनली करेक्ट आंसर। राइट, नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 12 और 16 में सभी सार्वनिष्ठ गुणनखंडों का आपको क्या करना है? योग। समझना, सभी शब्द आ गया, मतलब सारे गुणनखंड। सर्वनिष्ठ जो क्या आएगा? दोनों में कॉमन। चलो देखो, सबसे पहले तो आपको 12 के सभी गुणनखंड निकालने हैं, फिर आपको 16 के सभी गुणनखंड निकालने हैं, फिर आप ऐसे गुणनखंडों को देखोगे जो 12 और 16 दोनों में क्या आएंगे? कॉमन। फिर आपको बताओ उनका क्या करना है दोस्तों? योग, यानी उनको आप क्या करोगे? जोड़ोगे। देखिए, 12 के सभी गुणनखंड आ जाएगा 1 2 3 4 6 12, कि 12 में 1 का 2 का 3 का 4 का 6 का 12 का भाग पूरी बार जाता है। 16 को उठाओ दोस्तों, 1 2 4 8 16, कॉमन देखो कौन कौन सा आ रहा है? 1 2 4, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? और नहीं आ रहा, तो ठीक है। 2 और 1 3, 3 और 4 7, आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? फाइनली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए सभी, अच्छी चीज है, थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाली है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों, भिन्नों का लस्य तथा मैसे ज्ञात करना। देखो बात वही आ गई, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी किसका? भिन्न का। आगे हालांकि डिटेल से हम पढ़ेंगे इसके प्रश्नों के बारे में, फिलहाल थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लोग लेते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप लोग मुझे बताओ भिन्न का मतलब क्या होता है? आप सब जानते हो सर, बचपन से पढ़ते हुए मारे, ऐसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है वही क्या कहलाती है? बताओ, भिन्न कहलाती है। सबको मालूम है सर, जैसे हमने लिखा 5/4, ऊपर वाली जो संख्या है वो अंश कहलाती है सर, और नीचे वाली जो संख्या है वो क्या कहलाती है? हर कहलाती है। राइट, तो भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश बटा हर, जो संख्या बटे के रूप में आती है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 0.4, ये एक भिन्न संख्या है, क्योंकि 0.4 को आप क्या लिखोगे? 4/10। देखो ऊपर की पॉइंट हटती है तो नीचे 0 बढ़ती है, नीचे की पॉइंट हटती है तो ऊपर 0 बढ़ती है। पॉइंट के बाद में जितने 0 अंक होते हैं वो ऊपर नीचे इस प्रकार से बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाऊंगा उस समय आपको सब चीज़ें मैं डिटेल से क्लियर करवा दूंगा। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना, भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश बटा हर, ऊपर वाली संख्या को अंश कहा जाता है, नीचे वाली संख्या को हम क्या नाम देते हैं? हर। देखिए भिन्नों का लस्य, सपोज कीजिए आपसे क्या पूछेगा? भिन्नों का
लेस है। एक आपसे वो क्या पूछेगा, भिन्नों का मैस है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जो भी चीज पूछेगा उसको ऊपर लिखना है और उसके विपरीत जो आपको दिया गया वो कहाँ पे आएगा, नीचे। समझो मेरी बात को ध्यान से। दो नए सूत्र यहां से आपको देखने को मिलेंगे। भिन्नों का लेसे बराबर सूत्र होता है अंशों का लेसे बटा हरों का मैस है। लेकिन यदि वो आपसे पूछता है भिन्नों का मैस है, तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे, अंशों का मैस बटा हरों का लेस है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने आपसे क्या कहा, यहां उसने आपसे पूछा भिन्नों का लेस है, तो अगर वो लेसे पूछता है तो अंशों का तो लेसे निकालना है और हरों का क्या निकालना है, मैस है। लेकिन अगर वो पूछे भिन्नों का मैस है, तो ध्यान रखना अंशों का मैसे निकालना है, हरों का क्या निकालना है, लेस है। जो भी पूछेगा वो ऊपर आएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझ लो आप लोग। 1/3, 5/4, 3/7, 2/9। सुनना ध्यान से, 4 संख्याएं आपको दे दी गई, 1/3, 5/4, 3/7, 2/9। 4 संख्याएं हैं और सब चारों संख्याओं का बताओ आपको क्या ज्ञात करना है। सपोज दैट मैंने आपसे क्या पूछा, मैसे ज्ञात करो। तो सुनना आप लोग ध्यान से, उसने आपसे मैसे पूछा है ना, तो ऊपर वाली सभी संख्याओं का तो निकाल लो मैसे, और नीचे वाली सभी संख्याओं का आप क्या निकाल लो, लेस है। जैसे मैसे तो किस किस का निकालोगे, 1 का, 5 का, 3 का और 2 का। इनका तो क्या जाएगा बोलो, मैस है ऊपर, और 3 का, 4 का, 7 का, 9 का, इन सब का क्या जाएगा, लेस है। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? तो ये दोनों सूत्र हैं, आप लोग इनको ढंग से अच्छे तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में अब हम बात करते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं यहाँ पर, और लास्ट एंड फाइनली हम बात करेंगे लेसे और मैसे में संबंध। देखिए पहले दोनों क्वेश्चनों को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ध्यान दो सामने, चलो देखो प्यारे मित्रों, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है 1.08, 0.36 और 0.9 का आपको एलसीएम निकालना है। देखो समझो मेरी बात को ध्यान से, 1.08 को मैं लिखूंगा 108, 0.36 को मैं लिखूंगा 36, तो 0.9 को मैं क्या लिखूंगा, 90। अब आप लोग पूछेंगे सर 90 कैसे लिखा, उस चीज को समझो आप लोग ध्यान से। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट के बाद में अंकों की संख्या समान आनी चाहिए। यदि पॉइंट के बाद में अगर अंकों की संख्या समान नहीं आती है, तो उस कंडीशन में दोस्तों हम क्या करते हैं, उनके आगे जीरो लगाकर उनको क्या करते हैं, समान करते हैं। ये रूल है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? देखो पॉइंट के बाद में 2 अंक का सीधा सा लिख दिया, पॉइंट हटा के 108, पॉइंट के बाद में 2 अंक का सीधा सा लिख दिया मैंने 36, जीरो का ही काम करनी है पहले। पॉइंट के बाद में एक ही अंक का 2 अंक चाहिए, 2 अंक होते हैं तो जैसे मान लो 1 होता है 91 तो सीधा 91 आ जाता। अब 2 अंक नहीं है तो आगे जीरो लगा दो, 90 हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, अब सिंपली संख्या आ गई 108, 36, 90 का एलसीएम आप लोग निकाल सकते हो। आप सबको मैंने बता दिया, राइट है? खुद सॉल्व करना है इसको, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना जरूर। इस प्रश्न पे ध्यान दो, 1.75 को मैंने ऐसे कैसे लिखा, 175, पॉइंट हटा दिया 175 आ गया। अब देखो समझना आप लोग मेरी बात को ध्यान से, पॉइंट के बाद में 2 अंक है, पॉइंट हटा दिया 175 आ गया। यहाँ 5.6 को देखो मैं क्या लिखूंगा, 560। बताओ क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट के बाद भी मुझे 2 अंक चाहिए, एक ही है तो मैंने आगे जीरो लगा दिया, 560 हो गया। 7 है, ठीक है, 7 तो सीधा सीधा है, 7 में कोई पॉइंट का लफड़ा ही नहीं। अब इन सब का क्या निकाल लो आप, HCF। मुझे बताओगे आप लोग इसको सोल्व करके, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है? सिंपली क्वेश्चन है, दोनों का आंसर आपको देना है। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों,
लास्ट एंड फाइनली चीज, आज की क्लास के सबसे लास्ट टॉपिक, और वो भी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। देखो दोस्तों, जब भी आपसे पूछा जाए लैसे और मैसे में संबंध, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। और ये फॉर्मूला कौन सा याद रखोगे आप? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना प्यारे मित्रों। लैसे और मैसे में संबंध ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। कहने का मतलब ये होता है, कोई भी दो संख्याएं आपको दे दे, अगर आप उन दोनों संख्याओं को गुणा करोगे तो गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा वो उन दोनों के एलसीएम और इंटू एचसीएफ को गुणा करने पर जो आंसर आएगा उसके क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ से चार कंडीशन बनती है। सपोज कीजिए आपको दोनों संख्याएं दे दी जाए और आपको एलसीएम दे दे, तो आप क्या ज्ञात कर सकते हो? एचसीएफ। हो सकता है आपको दोनों संख्याएं दे दी जाए और आपको एचसीएफ दे दे, तो आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? एलसीएम। हो सकता है आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे दे और दोनों संख्याओं में से केवल एक संख्या दे, तो आप लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? दूसरी संख्या। उस कंडीशन में इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है। तो प्यारे मित्रों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो अगली हमारी क्लास होगी उसमें अब हम एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।